चलो तो आज हमारा मोल का पार्ट 2 शुरू हो रहा है जिसका नाम है स्टोइशियोमेट्री। इस स्टोइशियोमेट्री में आपको 3 फॉर्मूले बार बार यूज करने होंगे, तो उनका रिवीजन करा देते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला मोल निकालने का क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तीसरा कौन सा था? गिवन वॉल्यूम, इसमें लीटर में अपॉन 22.4 लीटर। पर इसमें से तीसरे फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशन थी। ये जो तीसरा फॉर्मूला है ये केवल और केवल किस पे लगता था? गैस पर। कब लगता था? एसटीपी या फिर एनटीपी पर। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले को केवल आप कहां पे लगाओगे? गैस पर, वो भी एसटीपी या फिर एनटीपी पर। ठीक है, अब स्टोइशियोमेट्री क्या है उसको समझो जरा। सबसे पहले एक रिएक्शन देखते हैं हम। लेट सपोज मैंने आपसे कहा N2 गैस प्लस H2 गैस गिविंग NH3 गैस। ये एक रिएक्शन है। अब पहले चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा? यहां पे 3 लगा दूंगा और यहां पर 2 लगा दूंगा। सबसे पहले मैंने रिएक्शन को क्या किया? बैलेंस। बैलेंस करने के लिए ये जो मैंने नंबर आगे लगाए हैं इनको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 है। H2 का क्या है? N2 का क्या है? 1 है। कुछ नहीं लिखा तो आगे क्या बोलेंगे? 1 है। ठीक है, बढ़िया है। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट लगाओगे वो आप हमेशा किस पर लगाओगे? बैलेंस रिएक्शन पर। पहली बात जो आपको रटनी है, स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहां लगेगी? केवल और केवल बैलेंस्ड रिएक्शन। पहली चीज। ठीक है। दूसरी बात, स्टोइकियोमेट्री या तो मोल के टर्म में लगेगी या फिर मॉलिक्यूल के टर्म में लगेगी, और अगर गैस हुई तो वॉल्यूम के टर्म में लगेगी। किस किस के टर्म में? मोल, मॉलिक्यूल या फिर वॉल्यूम। कैसे? अब जरा देखो इधर, मैं इसको स्टडी कैसे करूंगा। जब 1 मोल N2 के रिएक्ट करेंगे 3 मोल H2 के साथ तो क्या बनेगा? 2 मोल अमोनिया। ठीक है, ये मैंने किसके टर्म में स्टडी करी? मोल के टर्म में। अब सेम स्टडी मॉलिक्यूल के टर्म में करके बताओ। जब 1 मॉलिक्यूल N2 का रिएक्ट करेगा 3 मॉलिक्यूल H2 के साथ तो बनेगा 2 मॉलिक्यूल अमोनिया की। क्या ये तीनों गैस हैं? तो क्या मैं तीनों को स्टडी कर सकता हूं वॉल्यूम के टर्म में भी? तो जरा करके बताओ। जब 1 लीटर बोलो चाहे 1 ml बोलो, अगर लीटर बोल रहे हो तो सब में लीटर बोलना, और ml बोल रहे हो तो सब में ml बोलना। चलो ml में खेलते हैं। जब 1 ml N2 का रिएक्ट करेगा 3 ml H2 के साथ तो बनेगा 2 ml अमोनिया। सही है। कभी भी स्टोइकियोमेट्री को डील नहीं करना है मास के टर्म में और एटम के टर्म में। मतलब आप ये कभी नहीं बोलोगे सर जब 1 ग्राम N2 रिएक्ट करेगी 3 ग्राम H2 के साथ तो बनेगी 2 ग्राम अमोनिया। ये क्या हो जाएगा? गलत। कभी भी मास के टर्म में हम डील नहीं करेंगे, ना ही कभी एटम के टर्म में डील करेंगे। एटम के टर्म में कर भी नहीं सकते क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं? मॉलिक्यूल हैं। क्लियर है इतना? लिख लो इसको। बस इतनी ही है थ्योरी। अब करेंगे सवाल।
हो गया? ठीक। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, पुराना AIPMT का स्टेटमेंट है, आप मुझे बताना वो ट्रू है या फॉल्स है। मोल रेशियो ऑफ N2 and H2 is 1:3 in this reaction. ट्रू या फॉल्स दो ऑप्शन हो सकते हैं। 1 मिनट है आपके पास, फिर हम जरा वोट डलवाते हैं। चलिए ट्रू वाले हाथ उठाएं। काफी ज्यादा जनता ट्रू के साथ है। फॉल्स वाले हाथ उठाएं। नोटा वाला कोई नहीं चलेगा। फॉल्स वाले एक। मैडम आपका आंसर? कुछ नहीं, हम तो याद में डूबे हुए हैं अभी। हाँ जी सर, आपका आंसर? यस था, तो यस पे हाथ तो उठा नहीं तुम्हारा। पता नहीं था कि आप नो पे भी उठवाएंगे। हाँ जी मैडम, नो कैसे? बताइए क्या दिक्कत है? तुक्का मारा सर, भीड़ से अलग जाना था मुझको। बताओ नो कैसे? गैस किया था। वेल, गुड गैस। स्टेटमेंट तो फॉल्स ही है बाबू। अब फॉल्स क्यों है? 1 और 3 को ऐड किया तो 2। ये कौन सा एडिशन है? टू रेशियो 6 होगा? नहीं, अगर मान लो मैं 2:6 लिख दूं तो भी ये गलत हो जाएगा। अब इसमें गड़बड़ क्या? आप देख रहे हो कितनी छोटी सी बात है। स्टोइशियोमेट्री आप सब पढ़कर आए हो, लेकिन यह खेल कर दिया AIPMT ने। क्या खेल हुआ है वो सुनो। मोल रेशियो ऑफ N2 एंड H2 इज 1:3, ये फॉल्स है। मोल रेशियो ऑफ N2 एंड H2 रिएक्टेड इज 1:3, ये ट्रू। दोनों बातों में अंतर है। N2 और H2 हमेशा 1:3 में रिएक्ट करेंगे, सही बात है। पर क्या N2 और H2 के मोल्स हमेशा 1:3 में होंगे? ये बिल्कुल घटिया बात है। अरे इसके भी 3 मोल ले सकते हो, इसके भी 3 मोल ले सकते हो, क्या रिएक्शन नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यहां पे रेशियो क्या है? 1:1 है। लेकिन आज भी इसकी रिएक्शन कितने के साथ होगी? 1:3 के साथ। यानी कि एक इसका इसके कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 3। लेकिन तुमने इसका लिए कितने हैं? 3, तो इसके 2 बच जाएंगे। आप समझ गए मेरी बात? बहुत छोटा कंसेप्ट है। और यहीं से फिर अभी हम आगे लिमिटिंग रिएजेंट का केस बनाएंगे, यानी कि रिएक्शन के अंत में ये पूरा खत्म हो गया, इसके 2 मोल बच गए, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट था और ये एक्सेस रिएजेंट था। मेरी बात समझ गए आप लोग? यानी कि ये जो रेशियो है और ये जो बनने का रेशियो है, ये रिएक्टेड और फॉर्मेशन का रेशियो है, ना कि गिवन रेशियो है। सही है इतनी बात? याद करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आपको पढ़ाया था। जो लोग नए हैं वो भी सुनो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल मास। हाँ, एक तो ये हो गई, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एक और डेफिनेशन बोली जाती है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ। गलत है ये डेफिनेशन। 10 तक चलती थी ये डेफिनेशन। क्यों चलती थी? क्योंकि 10 तक रिएक्शन पूरी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही आप 11th में आए, रिएक्शन आधी होना शुरू हो गई। कुछ रिएक्टेंट बच जा रहा है, कुछ प्रोडक्ट पहले से था आपके पास, तो ऐसे केस में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा। फिर ऐसे केस में क्या होगा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। समझ गया आप मेरी बात? क्लियर है सबको? ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें ये जो रेशियो दे रखे हैं आपको, ये गिवन मोल रेशियो नहीं होते, ये वो रेशियो हैं जिस रेशियो में ये दोनों चीजें रिएक्ट करेंगी और ये बनेगा। क्लियर है इतना?
लेकिन नोट्स आपके हैं, आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, उर्दू, संस्कृत, जापानीज, चाइनीज, जिसमें लिखना है आप लिखें। पर जब आप वो नोट्स पढ़ें तो वो नोट्स आपसे बातें करते हुए नोट्स होने चाहिए। आप लोगों में से नीट कितने लोगों ने दिया था इस बार? मतलब मैं मार्क्स वगैरह तो नहीं पूछूंगा, अब यहाँ बैठे हो तो ऑब्वियसली सड़े मार्क्स ही होंगे, तो क्या ही पूछना, पर ठीक है। आपने नहीं दिया था? आपने मैडम दिया था? चलो इतना हो गया। अब सुनो, फिर से एक रिएक्शन लेते हैं, चलो यही वाली ले लेते हैं, N2 प्लस, या फिर एक दूसरी लेता हूं, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग वाटर। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग वाटर। सबसे पहले क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है। जरा मुझे इसको मोल के टर्म में स्टडी करके बताओ। जब 1 मोल H2 हाफ मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगी तो 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा। मॉलिक्यूल्स के टर्म में स्टडी करके बताओ। जोर से, मैं ऊंचा सुनता हूं, बुढ़ापा आ गया अभी मेरे पे। जब एक मॉलिक्यूल H2 का हाफ मॉलिक्यूल O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो एक मॉलिक्यूल वाटर का बनेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मॉलिक्यूल के टर्म में कैसे स्टडी करेंगे? जब एक मॉलिक्यूल H2 का हाफ मॉलिक्यूल O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा? H2O का, ठीक है ना। अब यहां पे दिक्कत यह है कि O2 का हाफ मॉलिक्यूल हो नहीं सकता, है ना। मॉलिक्यूल को आप काट नहीं सकते, नहीं तो डाल्टन बुरा मान जाएंगे, है ना। वैसे तो डाल्टन एटम के बारे में बोलते थे कि एटम्स आर इनडिविजिबल, बट ये सेम चीज आप मॉलिक्यूल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो कि आप ये नहीं बोल सकते कि आज मेरे पास आधा मॉलिक्यूल आया था ऑक्सीजन का, आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकली इनसेंसिबल वर्ड है, ठीक है ना। तो हम बोल तो सकते हैं इस रिएक्शन को, पर यहां पर वो चीज वैलिड नहीं होगी, ठीक है। बढ़िया है। अच्छा जरा वॉल्यूम के टर्म में स्टडी करके बताओ इसको। वो लीटर में, कौन लीटर में है? ये लिक्विड है, लीटर नहीं है। हाँ वेरी गुड, बच गए तुम, ठीक है ना। मैं ये चाह रहा था तुम ये बोल दो कि जब 1 लीटर H2 का आधे लीटर O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 लीटर H2O का बनेगा। कुछ लोगों के दिमाग में चल भी रहा था, सोच रहे अच्छा है हमसे नहीं पूछा, ठीक है ना। यहां पर ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम वाली चीज केवल और केवल कहां वैलिड होगी? गैस के लिए। तो आप क्या बोलोगे? जब 1 लीटर H2 का आधे लीटर O2 के साथ रिएक्ट करेगा, और बस रुक जाएंगे। अब पूछेगा कोई H2O कितना बनेगा ना, वॉल्यूम के टर्म में नहीं बता सकते। फिर कैसे बताएंगे? वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे? अभी सिखाया, डिवाइडेड बाय 22.4, तो इसके मोल आ जाएंगे। अब इसके मोल से इसके मोल हम निकाल पाएंगे। इतना ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, मान लो किसी ने आपसे कहा, अच्छा मैं इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं ना, तो ये रिएक्शन कैसी बन जाएगी? 2H2 प्लस गिविंग 2H2। मान लो मैंने आपसे कहा इसके रिएक्ट कर रहे हैं x मोल, इसके रिएक्ट कर रहे हैं y मोल, और इसके बन रहे हैं z मोल। याद रखना x और y मोल्स रिएक्टेड हैं, या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड हैं, या फिर वॉल्यूम रिएक्टेड है, ना कि वॉल्यूम गिवन या मोल्स गिवन है, ठीक है। और ये जो z है ये क्या है? जो इस रिएक्शन के दौरान नया बना, सही है ना। जैसा फॉर एग्जांपल शुरुआत में जब तुम इस रिएक्शन को स्टडी कर रहे थे तो तुम्हारे पास पानी ऑलरेडी था 10 मोल, ठीक। जब तुमने इस रिएक्शन को चलाया तो 5 मोल और बन गया,
बताओ z की वैल्यू कितनी है? 5 है, ना कि 15 है, क्योंकि जो इस रिएक्शन के चलने से बना वो है कौन? z, और जो इस रिएक्शन के चलने से रिएक्ट कर गया वो है x और y। इतना ठीक है? अगर ऐसा है तो याद रखना हर किसी की स्टोइशियोमेट्री अपॉन उसके रिएक्टेड मोल्स दैट इज 2 अपॉन x बराबर होगा 1 अपॉन y के और बराबर होगा 2 अपॉन z के। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग नहीं, क्यों? मोल्स में सब एप्लीकेबल है, मोल वाला फॉर्मूला और मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला। अगर यहां सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, एक्वस हो, मोल और वॉल्यूम सब, सॉरी मोल और मॉलिक्यूल सब पे चलेगा, वॉल्यूम केवल गैस पे चलेगा। ठीक है? कौन बोल रहा है? हाँ, ये पीपीटी नहीं मिलती, इसका यहां से क्यूआर मिल जाएगा, नहीं तो इसका लेक्चर मिल जाएगा आपको भाई। इस चलिए, इतना समझ में आ गया आपको? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत छोटे छोटे चुन्नू चुन्नू क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे एकदम। पहला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 formed by decomposition of 50 ग्राम ऑफ CaCO3। कोई बोलेगा नहीं, बस अपना आंसर निकाल के बैठ जाना है। सबसे पहला काम क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद सही रिएक्शन लिखना और रिएक्शन को बैलेंस करना। ये सबसे पहला काम है आपका हर क्वेश्चन। रिएक्शन जैसे ही बैलेंस हो जाती है फिर याद करना कि स्टोइकियोमेट्री केवल और केवल मोल्स, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम पर लगती है, और यहां आपको क्या दे रखा है? मास दे रखा है। तो सबसे पहले मास को कन्वर्ट करो मोल्स में। आइए, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे भाई। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? CaCO3 सॉलिड, जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है? CaCO3 दे रखा है आपको कितना? 50 ग्राम। तो डिवाइड किससे कर दूं मैं? इसके मोलर वेट से। CaCO3 का मोलर वेट अगर किसी को नहीं पता तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 40, जोड़ो तो आ जाएगा। तो मोल्स कितने आ गए इसके? 0.5। अब तुम्हें इसके मोल निकालने हैं, तो क्या करोगे? इसकी स्टोइशियोमेट्री अपॉन इसके मोल दैट इज 1 अपॉन बराबर इसकी स्टोइशियोमेट्री 1, और इसके मोल कितने बने मुझे पता नहीं है, निकालने हैं। तो x कितना आ गया? 0.5, यानी कि CO2 के मोल्स भी कितने बने हैं? 1/2। हमसे क्या पूछा है? CO2 का वॉल्यूम। तो मोल्स बराबर अभी लिखा था गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये कट जाएगा 11.2, तो वॉल्यूम आ जाएगा 11.2 लीटर। क्लियर इतना? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करके दिखा दिया। स्टोइशियोमेट्री केवल इतने पोर्शन में लगी, इससे पहले भी फॉर्मूला लगा, इसके बाद भी फॉर्मूला लगा।
चले आगे, लिखिए नीट 2019 का क्वेश्चन हटा दूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, से पूछेंगे वो बताएगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। Haber's process पता है ना सबको, ये जो अभी लिखी थी N2 + 3H2 वाली, वही Haber's process थी। रिएक्शन को सही बैलेंस करें, कितना आ रहा है 30, सबका आ गया 30, जिनका नहीं आया देखो। रिएक्शन को आप सबसे पहले बैलेंस लिखोगे तो बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। अब आपको क्या प्रिपेयर करना है, 20 मोल अमोनिया, और पूछा है कितने चाहिए आपको मोल H2 के, मान लो X चाहिए, क्या लिखोगे 3 अपॉन बराबर 2 अपॉन, ये कट गया 10 टाइम्स, 10 इंटू 3 क्या आ गया, बस सिंपल। X की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है जी, चलो अब एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, लिखो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड, ये देता हूं, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स required to combine with 7 gram of N2 to form N2O3 if 80% of N2 is converted, कौन है भाई, मोहम्मद कासिम, क्या कांड कर है भाई, सी, चलिए भाई
थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है बस। हाँ जी, किसी का कुछ आंसर आया? आपके आकाश के इंटेंसिव पेपर का सवाल है। लोग आकाश में पढ़े, उन्हें पता होगा इंटेंसिव प्रॉपर बच्चों की। 18 इंटू 23, तो आप कह रही हैं सी ऑप्शन। देखते हैं, एक आंसर सी आया है, बाकी लोग बताएं। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखें और रिएक्शन को बैलेंस करें, पहला काम तो ये होना चाहिए। तो रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन क्या हो गई? N2 प्लस O2 गिविंग N2O3। कैसे बैलेंस होगी? यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो। सही है इतना? अब आपसे कह रहा था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड टू कंबाइन विथ 7 ग्राम ऑफ N2 to form N2O3 if 80% of N2 is converted into N2O3। सबसे पहले 7 ग्राम N2 दिए, लेकिन उसका रिएक्ट कितना कर रहा है? केवल 80%। तो पहले 7 का 80% निकालो, कितना आया? 5.6 ग्राम आया। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल्स में, क्योंकि मास में तो डील करना ही नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2। इतना ठीक है? ठीक है। हमसे ऑक्सीजन पूछा है, तो अगर इसके 0.2 मोल्स हैं तो इसके कितने होंगे? तो आप बोलोगे 2/0.2 बराबर 3/x। बोलो भाई, ये हो जाएगा 0.1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.3। इतने में कोई डाउट? हाँ, फिर से कहां से? शुरू से। ये 0.2 आ गया। ये क्यों किया? क्योंकि 5.6, देखो ये 7 ग्राम दे रखा है ना आपने। अब जब ये 7 ग्राम है तो इसका जब 80% लोगे तो ये कितना आएगा? 5.6 ग्राम। और 5.6 ग्राम तो मास है ना, और स्टोइशियोमेट्री कभी भी मास में चल नहीं सकती। तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? आप चाहते इसको वॉल्यूम में भी कर सकते थे, कि दोनों गैस है, मोल में कर लिया। तो मोल आए 0.2, फिर मैंने इसकी स्टोइशियोमेट्री अपॉन इसके मोल बराबर इसकी स्टोइशियोमेट्री अपॉन इसके मोल्स रिएक्टेड। तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ गए? 0.3। पर मुझसे क्या पूछे हैं? ऑक्सीजन के एटम। तो मोल से पार्टिकल कैसे निकालता हूं? Na से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक फॉर्मूला सीखा था, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन पार्टिकल अपॉन Na। तो गिवन पार्टिकल कितने आ जाएंगे? 0.3 इंटू Na। पर गिवन पार्टिकल कौन थे? O या O2? तो ये किसके आए हैं? O2 के आए हैं। ये एटम नहीं आए, ये क्या आए हैं? मॉलिक्यूल्स आए हैं। तो अब एटम के लिए क्या करना होगा? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? तो 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 0.6 Na। बी ऑप्शन आएगा।
आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। देख लीजिए, अच्छा सवाल, कदम कदम पे आपसे गलती करवाने के लिए तैयार बैठा है ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टफ नहीं है, ये ट्रिकी था। ट्रिकी इन द सेंस जो आपको हर कदम पे मौका दे कि आप गलती करो। लिख लिया? क्लियर है? पक्का? चलो एक जेई का सवाल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ रॉकेट runs on a fuel C15H30 and liquid oxygen, the weight of oxygen required and CO2 released for every liter of fuel are given density of fuel is 0.756 gram per ml. चलिए कौन बताएगा सही उत्तर? जो सही आंसर देगा को मिलेगी ऑन स्पॉट शाबाशी। देखो आज जो मैं आपको लिंक भेजूंगा उसमें 5 लेक्चर हैं, ठीक है। कल मेरी मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं है तो मैं फ्री हूं, आपकी भी कोई नहीं है तो आप लोग भी फ्री हैं। अगर आप आज दिल पे पत्थर रखे उन 5 लेक्चर को कंप्लीट कर लो, वो 5 लेक्चर बिल्कुल हल्के हैं, उसमें 5 लेक्चर में एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसा समझो। हमने बिल्कुल एक ब्रिज कोर्स की बात करी है जिसमें हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ाए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास का थोड़ा सा आइडिया दिया है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मतलब सारा थ्योरेटिकल है। अगर वो 5 आप पूरे कर लो तो कल हम आपकी 2 से 2.5 घंटे की एक क्लास लगा दें और इन सब के बराबर ले आए बेसिक मोल के न्यूमेरिकल्स। तो क्या आप लोग राजी हैं? ठीक, तो हम इसके लिए वेट करेंगे रात तक, अभी नहीं बोलते हैं। आप सब लोग मुझसे लेक्चर मांगेंगे, है ना, मैं आपको भेज दूंगा, फिर मैं रात को सभी से पूछ लूंगा क्या आप लोग राजी हैं, क्या आप लोग राजी हैं, क्या आप लोग राजी हैं। तो आप 8-9 लोग हो, है ना। अगर
5 लोगों ने भी कह दिया कि हाँ राजी हैं, तो हम 3 को पूरी बेशर्मी से इग्नोर करके कल क्लास लगा देंगे। पुराने बच्चे अगर उसमें आना चाहें तो आ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। टाइम मिल गया तो उसको क्यों वेस्ट करना है। एक्चुअली क्या 5 लेक्चर हैं और फिर 7वें से लेक्चर है, बीच का 6वां छूट गया है। उस दिन माइक चार्ज नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो वो 6 जैसी कंप्लीट होगा फिर वो आगे सीरीज बन जाएगी, तो आप आराम से उसको आंसर बताइए। हेलो, अभी समझाएंगे, पहले रिएक्शन तो लिखो एटलीस्ट। आपके पास हाइड्रोकार्बन है, आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो, तो जला दो पूरा और बैलेंस रिएक्शन लिख दो। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 और H2O। तो रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, पहले इतना काम करो। रिएक्शन लिख गई, बैलेंस हो गई। चलो मैं भी लिख देता हूं, आप लोग देखो जरा। क्या आई C15H30 प्लस O2 गिविंग 15 CO2 प्लस 15 H2O। यहां कितने ऑक्सीजन है 30 और यहां कितने हैं, तो टोटल हो गए 45। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 45/2 से। देखो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब सवाल में बताओ, किसी के बारे में कुछ दे रखा है आपको, डेंसिटी दे रखी है, किसकी दे रखी है, फ्यूल की। फ्यूल कौन है, C15H30। और क्या दिया है, हाँ आपको फ्यूल का वॉल्यूम दिया है, आपको फ्यूल की डेंसिटी दी है। समझ गए आप, क्या निकालोगे, फ्यूल का मास और फिर फ्यूल के मोलर मास से डिवाइड दो, फ्यूल के आएंगे मोल्स और फिर मोल मोल में खेल लो, चालू हो जाओ। मेहनत करवाई गई है बस। कौन है मैं क्या जानू तंजीमा, क्या हम आपको जानते हैं, क्या हम आपको जानते हैं, आप हमें जानती हैं। बैठ जाइए, बड़ी जल्दी आ गई लेकिन आप तो बोले तंजीमा आई हूँ। रूम छोटा पड़ गया, रूम शिफ्ट हुआ तो फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। कैमरा इसी रूम में, बताइए जल्दी। देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर, तो उसको ml में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 1000। तो मास अपॉन वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, सॉरी डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है, तो मास कितना आ गया 756 ग्राम, इसका मास आ गया। इसका मोलर वेट बताओ जरा, सही निकालना। 12 × 15 ये हो जाएगा 180 प्लस 30, 210 आ जाएगा मोलर वेट। ठीक है, सही है। हमसे पूछा क्या है, ऑक्सीजन का वेट पूछा है, ठीक है। तो ये इसके मोल्स आ गए। अब क्या करोगे, इसकी स्टोइशियोमेट्री अपॉन इसके मोल्स, तो इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है 1, सही है। और इसके मोल्स कितने हैं
756/210, तो लिखो 1/756/210। देखो सेम काम कर रहे हैं हर जगह। इसके मुझे पता नहीं है, x मान लो, तो 45/2 डिवाइडेड बाई 45/2 डिवाइडेड बाई x। x को इधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर x बराबर 45/2 इंटू 756/210। इतने में किसी को कोई भी डाउट? बोलो भाई। ये क्या आ गए हैं? ऑक्सीजन के मोल्स। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? ऑक्सीजन का वेट। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मोलर वेट से। दैट इज, सॉल्व करो, आंसर पाओ। बाकी का सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक को सॉल्व कर लो। क्यों? क्योंकि सब में पहला ऑप्शन क्या है, मतलब पहला जो वेट है वो अलग अलग है। यहां से जो आंसर आएगा ऑप्शन मैच हो जाएगा। अब आया समझ? इसमें कोई डाउट? तो एक छोटी सी स्टोइशियोमेट्री को ही कितना घुमा फिरा के वो लगवा रहा है। डी, जैसे आपने आंसर दिया तो मैं मान के चलूंगा गलत ही होगा, पर ठीक है, लेट्स सी। सी, वेल इट लुक्स करेक्ट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वैसे। बी या सी में से ही है वैसे आंसर तो। कोई सॉल्व करिए इसको। सॉल्व भी नहीं हो रहा तो फिर चुल्लू भर पानी लीजिए और थोड़ा छींटे मारिए आंखों पे। 3 से काट दिया ये मैंने, 16 आ गया ये। 7 से काट दो, 7 10 जा 70, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। फिर से 2 से काट लो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ये 5 से कट गया 3 टाइम्स, 3 8 जा 24 इंटू 108। चलो बताओ कितना आ रहा है? 2592। आंसर हो गया आपका सी। ठीक है जी। आओ अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं और एक नीट का आपको पीवाईक्यू कराएंगे 2018 का, जो जेई ने 1999 में पूछा था सब्जेक्टिव में। नीट ने उसको 2018 में रिपीट किया, पर उससे पहले कुछ बातें बतानी होंगी। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलें आगे। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस लिखना सिखाता हूं जो आपको आनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, किसी भी मेटल कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है ना? मैंने मेटल की वैलेंसी रिप्रेजेंट नहीं करी है, जनरल लिख दिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो क्या बना? CaO प्लस, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को करो, क्या बनेगा? MgO प्लस CO2। मैं आपसे कहूं जिंक कार्बोनेट को करो, ZnO प्लस CO2। इतना सही है। लेकिन कुछ मेटल इतने बदतमीज हैं कि वो ऐसे डिकम्पोज नहीं होते। कौन कौन से हैं वो मेटल? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और बेरियम। और भी होते हैं पर आप इतने याद रखो अभी के लिए। हम इनऑर्गेनिक में ये सब दोबारा पढ़ेंगे जब इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आएंगे आपको करना। यानी कि अगर आप Na2CO3 को हीट करोगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। इनके कार्बोनेट मेल्ट हो जाते हैं बट डू नॉट
तो CUET के पेपर में ये सवाल आया था, बोला था Na2CO3 को हीट किया है और कुछ मास दे रखा था कि इतने ग्राम Na2CO3 को हीट किया, बताओ व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। 0, CO2 बनेगी ही नहीं। क्लियर है इतना? कुछ मेटल इनसे भी ज्यादा बदतमीज हैं, नोबल मेटल बोलते हैं उनको, Ag, Au, Hg और Pt, ये 4 देख लो। इनके ऑक्साइड्स स्टेबल नहीं होते, ऑक्साइड्स आर नॉट स्टेबल, वो तुरंत ब्रेक कर जाते हैं नोबल मेटल में। मतलब जैसे किसी ने आपसे कहा Ag2CO3 को हीट करो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या बनेगा? Ag2O प्लस CO2, सही है। लेकिन आपको तुरंत दिखा Ag तो क्या है, नोबल मेटल है, इनके ऑक्साइड स्टेबल होते नहीं है, तो आपने ऑक्साइड को तुरंत तोड़ा और किस में कन्वर्ट कर दिया, प्योर मेटल और ऑक्सीजन। तो इसका प्रोडक्ट Ag2 और CO2 नहीं है, इसका प्रोडक्ट है Ag प्लस O2 प्लस CO2। रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 Ag हैं, 2 लगाओ, 3 ऑक्सीजन है, तो यहां हाफ लगा दो। अब चमचमाती हुई रिएक्शन कैसी होगी, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2Ag2CO3 गिविंग 4Ag प्लस O2 प्लस 2CO2। देख लो भाई। सिमिलरली अगर आप मरकरी की लिखोगे तो Hg2O या HgO नहीं बनेगा, Hg प्लस O2 बनेगा। अच्छा, इसमें एक बात और समझो, Ag तो सॉलिड मेटल है, इस कंटेनर में आप इस चीज को हीट करोगे, Ag तो नीचे पड़ा रह जाएगा और O2 और CO2 उड़ जाएगा, तो जो बच जाता है उसको सवाल में बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है कि मैंने इतने ग्राम Ag2CO3 को हीट किया, बताओ मुझे कितना मोल रेसिड्यू का मिला। तो रेसिड्यू का मतलब क्या है, वो आपसे Ag पूछना चाह रहा है, इन दोनों से उसको कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर है इतना? लिख लो। ये आपके पहले टाइप की रिएक्शन है। अब दूसरी रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, नीट 2026 जो परसों दरसों एग्जाम हुआ है, एज इट इज सवाल आया CO2 CO वाला, अगर आपको याद हो। CO2 को जब पास करते हैं रेड हॉट आयरन कोक से तो CO बनता है। एग्जैक्ट सवाल, एग्जैक्ट, वैल्यू भी सेम। क्योंकि ऐसा नहीं हमें क्वेश्चन कहां से मिल गया जो वैल्यू सेम आ गई, वो एक बहुत पुराने पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए पुराने पेपरों के क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि भाई एनटीए भी कहां से क्वेश्चन लेके आएगा, सोर्स तो लिमिटेड ही है ना, और एनटीए को 16 पेपर जेई के भी बनाने होते हैं, तो नीट के पेपर को यूनिक कैसे रखे, तो पुराने पेपरों से सवाल उठा लेते हैं। जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो जेई एडवांस के सवाल उठा लेते हैं, तभी तबाही मच जाती है बस, जैसे 2025 में मची। केमिस्ट्री में तो फिर भी कम मचाई, फिजिक्स में तो एकदम ही धुआंधार बल्लेबाजी हुई थी, 16-17 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। हालांकि इस बार भी एक आया था थैलीन डाई टेस्ट। हाँ वैसे वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर हम लोग उसको पढ़ा देते हैं ऑर्गेनिक में जब हम लोग टेस्ट कराते हैं तब। कई लोग तुक्का उसका कार्बोक्सिलिक एसिड भी मार के आए थे, बहुत लोग। मोस्टली जनता का आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड था, आंसर फीनॉल था। ऐसे सब क्वेश्चन आपको अलग बनाते हैं, है ना। और अगर आपके पास पुराने किसी भी बच्चे का कांटेक्ट हो, जैसे तुम्हारे पास तो है सिमरन का, जाकर नोट्स देखना उसके, तो 2 साल पुराने हैं। हाँ, हेलिन डाइट टेस्ट है उसमें, CO2 CO वाला एग्जांपल एज इट इज है उसमें। हाँ, तो वो दे दिए होंगे, वो कोई बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बाकी लोगों से अलग बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो आप सीधे रैंक में खेलोगे फिर।
क्योंकि 650 तक लाना बहुत इजी होता है, वो बात अलग है, जनता उतने भी नहीं ला पा रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पूरा 1 साल 2 साल बहुत सीरियसली पढ़ाई, सीरियस पढ़ाई का मतलब क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना, क्लास में रेगुलर आओ, क्लास नोट्स पे फोकस करो, घर पे जाके क्लास नोट्स को ही अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर आपने कुछ नहीं किया ना, केवल क्लास नोट्स क्लास नोट्स क्लास नोट्स इतना कर लिया, और जो मैं टेस्ट पेपर आपको दूंगा, डीपीपी दूंगा, वो कर ली, 650 हो गए, कहीं नहीं गए आपके, मतलब सबके मिला के, अकेले मेरे सब्जेक्ट से नहीं आएंगे 650। अब उसके बाद जो वो 70 नंबर का डिफरेंस है, वहां पे सारी फाइट खेलते हैं, क्योंकि वहां अब आप टॉपर एरिया में आ गए। अब आपको उन लोगों से कंपीट करना है जिनका सबका आईक्यू ठीक ठाक है। वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, है ना। या तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने जे एडवांस के सवाल कर रखे हो, है ना, तो अब जे एडवांस के सवाल क्या होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, लेंदी होते हैं, तो जब हम उनको कर रहे होते हैं तो कई बार फंसते हैं। अच्छा, जब ऐसे सवाल में आप कई बार फंसो तो अक्सर उनका आंसर याद रह जाता है ना। ऐसा अक्सर होता है कि किसी सवाल में अगर हम बार बार फंसते हैं तो हमें उनका आंसर याद रह जाता है। और नीट में एमसीक्यू है मामला, अगर हल्का सा भी आंसर याद है तो बड़े आराम से यूं टिक होता है और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जेई 2019 एडवांस का सवाल पूछा था 2025 में स्टीरियो केमिस्ट्री का, ठीक है ना, उसमें C4H8O यानी C5H10 होके टोटल आइसोमर बनवाए थे, अगर किसी ने दिया हो। वो जेई एडवांस 2019 का सवाल है और डायरेक्ट पूछ लिया था, मैंने नोट्स में करा रखा था, तो कुछ लोगों को आंसर याद रह गया था उसका, तो एग्जाम में उन्हें सारे आइसोमर नहीं बनाने पड़े, उनकी स्टीरियो नहीं दिखानी पड़ी, उनमें चेक नहीं करने पड़े आइसोमर, कम से कम 3 से 4 मिनट उन्होंने बचाए। सोचो अगर तुम ऐसे ही केमिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन बचा ले गए, हर क्वेश्चन में मतलब 3 से 4 मिनट बचा ले गए, तो इस टाइम को आप यूज कर सकते हो कहाँ, आगे फिजिक्स में या बायो में। अगर आप बायो लास्ट में करते हो तो 3 से 4 मिनट का मतलब बायो में तो यार 10-12 क्वेश्चन हो जाते बड़े आराम से। तो ऐसे आपको समय बचाना है। नीट में जेई में सबसे ज्यादा वो खेलता है आपको परेशान करने के लिए, सबसे ज्यादा। जैसे इस बार कुछ क्वेश्चन लेंदी आए थे केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी आए थे मैंने सुना है ना, तो वो क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपको पहली दफा में छोड़ना था। इसीलिए आप देखो पेपर इजी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग 600 पे अटक गए हैं, पर बहुत ज्यादा जनता 600 पे अटकी है। कारण उसने पेपर इजी बनाया लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी कर दी, और जो वो चाहता था बच्चे वहां फंसे। क्योंकि जब सवाल इजी नजर आता है ना तो फिर हम टाइम देखना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें पूरा आंसर आते हुए दिख रहा है ना, हम सोचेंगे अरे चलो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, कैलकुलेशन इजी चल रही है लेकिन लंबी चल रही है, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाते, दिल लगा बैठते हैं उस सवाल से। और दिल नहीं लगाना है इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, ना सवाल से, ठीक है ना, किसी भी चीज से। तो इसलिए बहुत ढंग से आपको एग्जाम कैसे सॉल्व करना है ये भी सीखना होगा। तो ये कैसे सीखेंगे, हम आपको टेस्ट ऐसे बना के देंगे। टेस्ट में अलग अलग टाइप के आपको टेस्ट मिलेंगे। कभी टेस्ट मिलेगा एकदम हलवा पेपर, है ना, वो कल वाला तो टेस्ट ही नहीं था, वो तो रख दिया था बस ऐसे, वो मैंने बनाया भी नहीं था, मैम ने बनाया था। हाँ, कभी कभी मिलेगा एकदम हलवा पेपर, उसमें भी लोगों के 1 नंबर भी आए यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना। तो कभी कभी एकदम हलवा पेपर, कभी ऐसा पेपर एक सवाल नहीं झिल्ला भाई साहब, पता चली एक में आ रहे हैं 180 में से 180, एक में से शुरुआत के 1 और 8 हट गए, 0 लिखा हुआ है ना। कभी मिक्स्ड आएगा कि कुछ नहीं होने वाले हैं वो नहीं होंगे, और कुछ होने वाले हैं वो हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो होने वाले होंगे लेकिन आपको नहीं करने होंगे, क्योंकि अगर आपने किए तो फिर आप आगे वाले सब्जेक्ट में टाइम नहीं दे पाओगे। तो ये 4 तरीके की चीज हमें एग्जाम में सीखनी, चारों कैसे आएंगी, बाई प्रैक्टिस। तो जब जब टेस्ट हो, टेस्ट कभी भी स्किप नहीं करना, याद रखना, रूल बना लो, चाहे आपकी प्रिपरेशन हो चाहे आपकी प्रिपरेशन ना हो। देखो मार्क्स इस टेस्ट में कम आए, हमने किसी से भी बोला एक भी बार कुछ भी, बस शायद कारण पूछ लिया क्यों कम आए, कोई दिक्कत है तो उसको बोला ही कि भाई पूछो आके। टेस्ट में हम तुम्हें कभी नहीं डांटेंगे, इवन हम पूरे साल में कभी नहीं डांटेंगे, हमने आपसे कहा ना, आपको केवल कब डांटेंगे जब आप बातें कर रहे होगे, बस। पूरे साल में कभी भी डांट आप पर नहीं पड़ेगी। क्यों, आप जिस स्ट्रेस से जिस प्रेशर से गुजरते हो ना, वो सब मुझे फील होता है।
बहुत ज्यादा अंतर नहीं है एज गैप में, ठीक है ना। आज से शायद 6-7 साल पहले मैं इसी स्टेज पे था कुछ पे, है ना, और तैयारी कर रहा था आप लोगों की तरह। मुझे पता है इस समय पे हमें ऐसा इंसान चाहिए होता है, यार थोड़ी प्यार से बात कर लो यार, बड़ी जिंदगी हमारी खराब चल रही है, बहुत प्रेशर है साहब, किसी दोस्त का हो गया है, किसी का नहीं हुआ है, फैमिली वाले, रिश्तेदार, रिश्तेदार तो भाई साहब एकदम मैयत फैला देते हैं जीवन में, है ना, फोन कर करके। और अब तो दोबारा से प्रिपरेशन चल रही है, फिर से कोचिंग कर रही है, अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। और पूरे साल जिनका फोन नहीं आएगा, नीट के एग्जाम वाले दिन जरूर आएगा, तो रिजल्ट वाले दिन तो 3-4 फोन आ जाएंगे साहब, है ना, फोन नहीं उठाया तो घर आ जाएंगे वो लोग गाड़ी से, अरे बेटा रिजल्ट नहीं बताया तुमने हमें। तो ऐसे रिश्तेदार बड़ी मनुष्यत फैलाते हैं जीवन में, तो अब उनका कुछ नहीं कर सकते, वो सबके पास होते हैं। इवन तुम भी किसी के जीवन में फैला ही चुके होगे या फैलाओगे आगे, है ना। हाँ, देखो कितना तैयार बैठा है, सब पूरा बदला लूंगा मेरा नीट निकल गया तो, है ना। तो ठीक है, वो चक्र है जीवन का, वो चलेगा, आपके साथ भी होगा, आप भी किसी के साथ करोगे, तो उसको एंजॉय करो, उससे ना कि हम उससे स्ट्रेस हो या डिप्रेस फील करें, उसको एंजॉय करो। जब हम उसको एंजॉय, हाँ, तो मैंने तो स्टेटस भी लगाया था, अगर किसी को, कुछ लोगों को दिखते हैं कि सीबीएसई का पेपर ज्यादा हार्ड था एनटीए से इस बार का, है ना। तो कुछ एनटीए वाले सही में एकदम मतलब दारू वारू चढ़ा के आते हैं वो लोग पेपर बनाने से पहले, या फिर मुझे लगता है पर्ची बांट के करते हैं कि हाँ चलो उछालते हैं, अरे ये टफ वाला आ गया, डालो 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 टफ वाला डाल दो इस बार, ठीक है ना। तो बड़े अजीब से क्वेश्चन रहते हैं। खैर, इस बार एक फिजिक्स के क्वेश्चन में भी कंट्रोवर्सी चल रही है, डायमेंशनल वो सॉरी उसका सिग्निफिकेंट फिगर वाला, 7.6 और 7.7 वाला। एनटी ने आंसर शायद 7.6 दिया है, बट कुछ टीचर 7.7 को भी क्लेम कर रहे हैं कि वो भी सही हो सकता है, अगर आप उसको सही यूनिट में कन्वर्ट करो तो, मीटर क्यूब में चलाओगे तो आंसर वो आ जाएगा 7.7 वाला। खैर देखते हैं। चलो, तो ये एक टाइप की रिएक्शन आपको समझ में आई। अब दूसरे टाइप की रिएक्शन देखो। तो पहले वो रेड हॉट कोक वाली कर लेते हैं। देखो, CO2 को जब आप पास करते हो रेड हॉट कोक से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये रेड हॉट कोक क्या है? कार्बन है। तो जब CO2 को पास किया जाता है कार्बन से, तो क्या बनती है? CO। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहां पर 2 आएगा, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। ये आपको याद रखनी है रिएक्शन सारी। और देखो, आपने ये भी पढ़ा होगा, जब किसी मेटल कार्बोनेट को आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट बनता है, पानी बनता है और CO2 बनती है। ये 10वीं क्लास की रिएक्शन रिवाइज करा रहा हूं मैं बस आपको। जैसे आपने अगर Na2CO3 मेटल कार्बोनेट है, इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? एसिड HCl के साथ, तो मेटल का सॉल्ट बना दो, तो Na को Cl के साथ जोड़ दो और साथ में क्या बना दो? H2O प्लस CO2। लिख लो, बैलेंस करते रहना आप खुद। एक और, चलो ये वाली लिख के बता दो, CaCO3 प्लस H2SO4। चलो बताओ क्या बनेगा? दो तो फिक्स है, H2O और तीसरा बताओ, CaSO4। एक हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, एक ये रेड हॉट कोक, और तीसरा आपके पास इस तरीके से Na2CO3 CaCO3 या कोई भी मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन, चाहे मेटल कार्बोनेट ले लो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट ले लो, दोनों के साथ यही होती है। तो फिर आपने ये भी पढ़ी होगी कि जब कभी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप NaHCO3 को हीट करो, क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है इतना?
चलो एक रिएक्शन और काम की है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, जो आई थी 2018 में। तो वो सवाल करने से पहले दो तीन बातें और सुनो। देखो लिख लिया ये, चलें आगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बारे में आप लोगों को दो तीन बातें पता होंगी, नहीं पता तो मेरे से फिर से सुनो। क्या ये खूब बढ़िया एसिड है, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है ना? क्या ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है? और क्या ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है? ऑर्गेनिक में आप इसको यूज करते हो, याद आया, एल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए, है ना? तो डिहाइड्रेशन ही तो करता है वो। नहीं पता तो देख लो भाई ये तीनों बातें। तो आज हम इसकी ये वाली प्रॉपर्टी जरा यूज करते हैं। देखो अगर मैं फॉर्मिक एसिड HCOOH से पास कराऊं किसको? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को, तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो 2H और 1 O, H2O निकल गया। ये रिएक्शन रटने की ट्रिक सिखा रहा हूं, जो मैं आप पी ब्लॉक में रोते रहते हो, हाय 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 इतनी रिएक्शन, देखो बड़े आराम से हो जाती हैं। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2O निकाला तो क्या बचा? तो ये प्रोडक्ट हो गया। ऐसे हम आपको ढेर सारी सिखाएंगे, अभी तो बस कुछ। चलो एक और बताओ, H2C2O4 ये क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या था? फॉर्मिक एसिड। अब देखो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लिख रहा हूं, COOH COOH, देख लो H2C2O4, सही है? इसमें डालो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या निकालना है? 2H 1 O, क्या बचा? और क्या बचा? हाँ CO2 बची, CO बची और H2O निकल गया। देखो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, लिख लो। डन। अच्छा, अब एक मिक्सचर एनालिसिस का रूल होता है। मिक्सचर एनालिसिस मतलब, मान लो तुम्हारे पास एक मिक्सचर है A, B और C का, ठीक है? और किसी ने कहा इस मिक्सचर से हमने ऑक्सीजन गैस पास करी, या कोई भी एक रिएजेंट पास किया, मैंने ऑक्सीजन मान लिया। तो मान लो अगर ऑक्सीजन A से रिएक्ट करती है, B से रिएक्ट करती है और C से रिएक्ट करती है, तो आप तीनों रिएक्शन अलग अलग लिखोगे। तीनों रिएक्शन आप क्या करोगे? ना कि आप ये करोगे A प्लस B प्लस C प्लस O2 गिविंग समथिंग ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा मेरे पास मिक्सचर है फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का, मैंने उससे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पास किया, तो मैं कितनी रिएक्शन लिखूंगा? दो, फॉर्मिक एसिड की अलग और ऑक्सैलिक एसिड की अलग। इतना ठीक है? को बोलते हैं मिक्सचर एनालिसिस का रूल। और सुनो और क्या क्या बातें हैं। अब देखो ये सब कोई ऑफिशियल रूल नहीं है, ये आप किसी किताब में नहीं देखोगे मिक्सचर एनालिसिस का रूल। ये सब सवाल देखकर हमने खुद बनाए हैं। इन रूल्स को आप याद रखो और जब क्वेश्चन पे लगाओगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बात बताओ मुझे, KOH क्या होता है, बेस या एसिड? बेस। और बेस की प्रॉपर्टी होती है उसके सामने अगर एसिड आया तो बेस एसिड को खा जाएगा, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देगा। मुझे बताओ CO2 कैसी गैस है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक गैस होती है। जिसको नहीं पता अब मैंने बता दिया, याद रखो। CO2 कैसी गैस है? एसिडिक।
लेकिन CO कैसी गैस है? न्यूट्रल। याद रखना 3 गैस न्यूट्रल होती हैं, CO, NO और N2। अब ये पूरे साल के लिए आप याद रखें, इनके अलावा और कोई नहीं आएगी। ये क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो ये ना तो एसिड से रिएक्ट करेंगी ना ही बेस से। इट डजंट मीन इनकी पीएच 7 है। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब ये नहीं है कि उनकी पीएच 7 है। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब है ना तो वो एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं ना ही वो बेस से, बस इतना। पीएच कुछ भी हो सकती है उनकी। इन सब की पीएच मतलब सॉरी, ये सब कैसे हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी कि ये ना तो एसिड से रिएक्ट करेंगे ना ही बेस से। लेकिन अगर CO2 KOH के बगल में आया तो KOH CO2 से रिएक्ट कर लेगा और उसको खत्म कर देगा। लेकिन CO अगर KOH के बगल में आया तो दोनों पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है इतना? चलिए, समय आ चुका है, अब वो सवाल लिखें। ये लिख लिया? इन लोगों ने पहले कोचिंग कर रखी है और उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें कुछ नया मिल रहा है तो विश्वास मानो आपने कोचिंग नहीं की थी। आपके साथ केवल छल कपट हुआ। और ये छल कपट कोई आदमी तब करता है हमारे साथ जब हम उसको मौका देते हैं। मौका मालूम है कैसे दिया जाता है? अब जैसे मान लो मैं ये सब पढ़ा रहा हूं, अब कोई बच्चा है उसको मेहनत नहीं करनी तो बोलेगा अरे यार बहुत हाई लेवल चल रहा है, हम लेवल कम कर देंगे। लेवल कम होते ही आपके मार्क्स भी कम हो जाएंगे और रैंक बढ़ने लग जाएगी। इसलिए लेवल बहुत सोच समझ के रखा गया है। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे, आपको बहुत सारे एग्जाम हम केवल केमिस्ट्री के दम पर भी निकलवाएंगे और निकलवाए हैं। आज तक अलीगढ़ से कोई इंटरनेशनल रैंक नहीं आई ओलंपियाड, एक आई है, सिमरन की आई थी 123। का नाम सिमरन नहीं जानती है। जैसा जैसा वो कहता चल रहा है वैसा वैसा करते चलें, अपने आप आंसर आएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन पढ़ना, दूसरा काम सही रिएक्शन लिखना और चेक करना क्या रिएक्शन बैलेंस है। तो मैंने आपको बैलेंस्ड ही रिएक्शन दी थी। खैर दोनों रिएक्शन लिख लो। पहली रिएक्शन है HCOOH, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? H2O प्लस CO। और दूसरी थी H2C2O4, जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा H2O प्लस CO प्लस
सर H2SO4 क्यों नहीं लिखा रिएक्शन में? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा, उसका काम है बस पानी निकालना। वो रिएक्टेंट में भी H2SO4 था, प्रोडक्ट में भी H2SO4 ही है, वो कट गया, खत्म वो। अब जो लोग एनसीईआरटी की पीपुड़ी बजाते रहते हैं, कर लो एनसीईआरटी पढ़ के ये सॉल्व चाहे तो। इंटरनेट पे कुछ भी फैलाया जाता है, उसका कारण है, अगर इंटरनेट पे सही ज्ञान मिलने लगा तो फिर व्यूज कम हो जाएंगे। इंटरनेट पे जितने ज्यादा जिसके व्यूज, खतरनाक काम कर रहा है वो। सबसे पहले आपको दोनों के क्या दे रखे हैं? वेट दे रखे हैं। तो वेट में तो चलानी ही नहीं है, तो मोलर वेट निकालो। इसका कितना आया? मोलर वेट 46, तो मोल्स आ गए 1/20। इसका कितना आया? 90 के भी मोल्स आ गए 1/20। तो अगर इसके 1/20 रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके भी कितने बनेंगे और इसके भी कितने बनेंगे? ये समझ में आया सबको? क्योंकि हर जगह रेशियो 1:1 है ना। अब बड़े ध्यान से देखो, मैंने इतना पार्ट कर लिया, क्वेश्चन पढ़ के इतना पार्ट हो गया मेरा। अब आगे सुनो, कह रहा है द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर, पानी तो गैस ही नहीं है, हटाओ इसको, गैसियस मिक्सचर की बात हो रही है ये। इसको किससे पास किया गया? KOH किसको खा जाएगा? हटाओ इसको भी। कौन बचा अब? CO। कितना बचा? 1/20 यहां से और 1/20 यहां से, तो 1/20 प्लस 1/20 दैट इज 1/10। 2/20, 2/20 मतलब 1/10। ये क्या है? CO के मोल्स, और मोल्स बराबर क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देख लो भाई, तो इस सवाल में कुछ भी टफ नहीं था, बड़े प्यार से चला ये सवाल पूरा, कैलकुलेशन भी बड़ी आसान सी थी। KOH बेस है, वो एसिडिक गैस को खा गया, CO2 खत्म, बचा CO। CO कितना है? 1/20 और 1/20 टोटल 2/20। 2/20 मतलब 1/10। ये मोल्स आ गए, मोल्स बराबर वेट अपॉन मोलर वेट। CO का मोलर वेट होता है 28। बोलो भाई, क्लियर है? आइए एक सवाल और, नीट 2026 वाला ही, फिर कहानी कल आगे बढ़ेगी। हटाऊं? अब हम इस सवाल पर ऑफिशियली ठप्पा लगा सकते हैं। वैसे तो मेरे पुराने लेक्चर भी डले हुए हैं मोल के, पर अब उनको मत देखो, उसमें भी ये क्वेश्चन करा रखा है मैंने। मैं आपको नए वाले ही भेजूंगा, उनको देखिए।
करो। हर क्लास के बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। कोशिश करें उस 15 मिनट के ब्रेक में एंजॉय करने की बजाय या खाना ठूसने की बजाय उसमें जल्दी से नोट्स रिवाइज करके फिर से डाउट पूछ लें, नहीं तो छुट्टी में आके पूछ लें, नहीं तो नेक्स्ट डे तो जरूर आके पूछ ही लें। सबसे पहला काम, क्वेश्चन पढ़ के रिएक्शन लिखें। तो CO2 को जब पास करेंगे किससे, कोक से, तो क्या बनेगा, CO। चलो CO2 का वॉल्यूम कितना है, 1। अब बड़े ध्यान से सुनो, सोचो अगर CO2 पूरी रिएक्ट कर जाती तो इसका मतलब ये खत्म हो जाती, और इसके 1 से बनते हैं इसके 2, तो इसके कितने बनते हैं, 2 लीटर। मान लो अगर CO2 पूरी रिएक्ट करती है, मैं मान लेता इसके x बन रहे हैं, तो क्या बोलता, 1/1 बराबर 2/x। तो x की वैल्यू कितनी आती, 2। पर क्या क्वेश्चन में 2 बोली है, क्वेश्चन में कितनी बोली है, इसका मतलब क्वेश्चन हिंट दे रहा है आपको कि CO2 पूरी रिएक्ट नहीं करी। क्लियर है इतनी बात। तो कितनी रिएक्ट करी अब पहले वो निकालते हैं। मैं मान लेता हूं 1 में से कुछ x रिएक्ट करी है, ठीक है, ठीक। तो अगर यहां पर 1 में से x रिएक्ट करी है, तो रिएक्ट कितनी करी है, x। और मैंने क्या बोला था उस वाले फॉर्मूले में, दिस अपॉन दिस वाले में जो रिएक्ट करते हैं वो लिखते हैं, तो रिएक्ट कितनी करी है, x। तो आप बोलोगे 1/x बराबर इसकी कितनी बनेगी, 2/y मान लो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2x। तो इसका कितना बनेगा, 2x। इसमें कोई भी समस्या किसी को नहीं, तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। इसके 1 से बनता है इसका 2, तो इसके x से बनेगा इसका 2x, इसके y से बनेगा इसका 2y, इसके 10 से बनेगा इसका 20, इसका 50 से बनेगा इसका 100, डबल बनना है। तो अगर इसका x रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना बनेगा, 2x, ठीक है। और इन दोनों के जोड़ को बोला गया है कितना, यानी कि 1 - x + 2x बराबर, इनको जोड़ो कितना आ जाएगा, 1 + x बराबर 1.4। तो x बराबर कितना आ गया, 0.4। यहां पुट कर दो, यानी कि कितना एक में से रिएक्ट कर गया, 0.4 रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना होगा, 0.6, ठीक है। ये कितना बना होगा, 2 × 0.4 दैट इज, तो आंसर क्या हो गया, 0.6 एंड 0.8। क्लियर है मेरी बात, देख लो आराम से, अच्छा सवाल है। कार्बन के वॉल्यूम को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो, सबसे पहली बात तो वॉल्यूम सॉलिड पे लगता नहीं है, पहली चीज। और दूसरी बात, गैस के सामने लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, और लिक्विड का सॉलिड से हल्का सा ज्यादा होता है, लगभग लगभग बराबर होते हैं। तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया है, इसलिए हमने कार्बन के वॉल्यूम को पूरी बेशर्मी से नेग्लेक्ट किया। ठीक है, सेम टाइप का एक और सवाल दे रहा हूं होमवर्क में। हो गया, हटाऊं, जल्दी से होमवर्क लिखो और क्लास खत्म। देखो भाई, आज क्लास में काफ़ी लोग नए बैठे हो, मैं चाहता तो बड़े आराम से बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें बता के आप लोगों को खुश करके चला जाता, पर मैंने पूरी कोशिश करी है आपको एग्ज़ाम का रियल लेवल दिखा पाऊँ, ताकि
आपको समझ में आ जाए भाई, इस लेवल तक आपको पढ़ाई करनी है। अच्छी लगे तो पढ़ो, ना लगे तो भी पढ़ ही लो। सब लोग एक एक अटेम्प्ट तो एटलीस्ट दे चुके हो, तो इतने चतुर तो अब बन जाओ कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। सरल सरल पढ़ाकर पूरे साल खुश रखते हैं बच्चों को। लास्ट में जब बेचारा बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है तो रो रहा होता है। कल इसी में और प्रैक्टिस करेंगे, अभी ये टॉपिक और चलेगा, क्योंकि इसमें थियरी तो है ही नहीं कुछ। होने को तो वैसे भी बोल सकता हूँ कि ख़त्म हो गया। अभी हमने एन अवस्थी के क्वेश्चन नहीं करे, वो और करेंगे कुछ। चलिए ये दोनों करके लाइएगा। अलविदा।